हेलो। कहाँ से शुरुआत करूँ? मैं जब उन्हें प्रमोशन होना शुरू हुए थे, जयपुर में था लेक्चरर, तो मेरे साथी जो जानते थे सभी ये बोलने लगे कि सर आपकी तो बड़ी अप्रोच है और आप तो जयपुर में बढ़िया जगह पकड़ लोगे। मेरे मुँह से हमेशा ये निकलता था कि नहीं यार, जो मिलेगी उसे कोई बढ़िया बना देंगे। और ईश्वर ने ऐसा उपकार किया कि जो वो वाकई में वहाँ कुछ अच्छा करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी। उसका मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, एक बार आप वीडियो देखें। अशोक जी बड़ा कर दें इसको। सर करो आप। मैं कर देता हूँ, आप बोले सर मैं कर दूंगा ना सर। आवाज। ये मेरा स्कूल था जब मैं वहां पर पहुंचा था ज्वाइन करने के लिए। दो मिनट का वीडियो है। ये बाहर गंदगी थी सारे, ये सामने मेन रोड था, सुअर घूमते रहते थे और आसपास के लोग भी ऐसे थे कि सुबह सूरज उगने से पहले पहले वो वहां आकर शौच के लिए बिल्कुल बाउंड्री वाल के पास आके कर जाते थे। उसके बाद सुअर आना शुरू होते और वो उस गंदगी को साफ करते, लेकिन अपनी गंदगी वहां छोड़ जाते। बारिश में तो स्कूल के अंदर घुसना ही बहुत दूर था। कई बार तो ये होता था कि बच्चे तो जैसे तैसे करके निकल जाते, स्टाफ को मोटरसाइकिलों पे बैठा कर सड़क से और इस बाउंड्री वाल के इसके बिल्डिंग के अंदर पहुंचाया जाता। मेरा जैसे ही वहां पर नंबर आया कि आपको सिटी नंबर 12 में लगाया, तो मेरे कोई टोंक के जो परिचित थे रिसला से जुड़े हुए थे, मैंने कहा यार रिसला के जो जिलाध्यक्ष थे, मैंने कहा मेरे को टोंक लगाया। बोले कहाँ? मैंने कहा सिटी नंबर 12 में। बोले आप सिटी नंबर 12 में आ रहे हो? मैंने कहा क्यों, कोई विशेष बात है क्या? नहीं यार आ जाओ, ठीक ही है। और जब मैं वहां गया देख के मुझे वास्तव में लगा यार ये क्या जगह आ गया। मैं जाके ज्वाइन किया, स्टाफ से बात हुई। वो बोले कि सर आप कहाँ आ गए, आप जयपुर के आदमी, यहाँ कहाँ फंस गए आप? मैंने कहा फंस क्या गया, भगवान ने भेजा है यहाँ, ईश्वर की जो मर्जी है करेंगे काम। कहे सर यहाँ क्या काम करोगे, यहाँ तो पिछले 25 सालों से इतनी मोटी फाइल बनी हुई है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। पहले एक एमएलए थे, उन्होंने वहां पर पैसे भी दिए थे और लेकिन वो पैसे की उपयोग नहीं कर पाए। ये बिल्डिंग पुलिस के पास है और पुलिस वाले इसमें हाथ ही नहीं लगाने देते, इसमें कुछ नहीं करने देते। मैंने कहा चलो मैं करूँगा। और ईश्वर की ये मेहरबानी है कि कोई भी काम आपने दे दो वो लगभग पूरा हो जाता है। तो उन्होंने फाइल उठाया, फाइल इतने सारे लेटर और एमएलए के और पीओ साहब के गाँव वालों को सब लगे। मैंने कहा उनको क्या मुझे पूछा कि बोलते 1976 से भी पहले से ये पुलिस के पास ही थे और वो इसको खाली नहीं कर देते थे, मैं इसमें कुछ काम कर देते थे। सारे कमरे सारे लगा रखे, एक दो कमरे थे इसमें उनका ताला लगने से रह गया था, तो स्कूल वाले ने अपना ताला लगा दिया। तो वो कमरे उनके पास में बाकी सारे कमरे में वो ताले लगे हुए थे। पुलिस वालों के पास तो दिमाग लगाया कि किसके पास जाए, यहाँ तो सब जगह हुआ है। मैं सीधा एसीएस होम ये मुखोपाध्याय जी थे, उनके पास गया। तो मैंने कहा साहब मुझे आपसे 2 मिनट के लिए मिलना है, और एक लेटर लिख के गया और उन्होंने मेरे सामने वो लेटर वहाँ वो मेरा जो चिट थी वो पहुँचा दी। अब उन्होंने देखा वहाँ 1-2 एसपी वगैरह भी बैठे हुए थे गेस्ट रूम में, तो उन्होंने कहा यार पहले इस प्रिंसिपल को ही बुला लेते, पता नहीं क्या है इसको फ्री करें। प्रिंसिपल का मेरे पास क्या था,
मैं गया, जैसे ही मैंने उनको बताया कि सर आपके एसपी हमारे स्कूल की बिल्डिंग को खाली नहीं कर रहा है, तो पहले तो चौंके यार हमारा एसपी तुम्हारी बिल्डिंग को क्यों कब्जे में करेगा स्कूल की को। मैंने कहा सर गलती हो गई, दरअसल बिल्डिंग तो एसपी साहब की है, लेकिन अब जगह बच्चे ज़्यादा हो गए, पहले प्राइमरी थी अब सीनियर सेकेंडरी हो गई, तो बच्चों की संख्या को देखते हुए और आपको वो बिल्डिंग खाली करनी चाहिए। तो वो बोले यार पिताजी आप तो ऐसे बात कर रहे हो कि तुम हस्बैंड वाइफ किराए पे लेते हो एक कमरा, आपका परिवार बड़ा हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, तो फिर मकान मालिक को बोलते हो कि यार तुम खाली करो हमारा परिवार बड़ा हो गया। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, आपके पास पहले जगह नहीं थी, अब पुलिस लाइन के रूप में आपके पास बहुत बड़ी जगह है, और ये संस्थाएं ऐसी हैं जिसके लिए हम लोग अपनी पर्सनल चीजें दे देते, पर्सनल जमीन दे देते हैं। मैं आपकी नहीं मांग रहा, आपके एसपी की नहीं मांग रहा, सरकारी जमीन है जिसको कभी कोठार के नाम से आपको दिया हुआ था, रियासत का बिल्डिंग है वो, और वो भी गिरने में वो गिर सकती है। तो उन्होंने साहब एक लेटर लिखा और कलेक्टर के लिए कि अब आप जाएं और कलेक्टर से ये बात करें। अब फिर मैं वहाँ गया, कलेक्टर साहब से मिला, मैडम थी कलेक्टर, उनको कहा कि आप मैडम कल ही आए। मैडम वहाँ आई अपनी तबियत के साथ, वहाँ पर उन्होंने देखा वास्तव में दिक्कत है। आप देखिए बच्चे कैसे बैठते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे जो बैठते हैं वहाँ। ये हमारे क्लासरूम में बच्चों की एक बार क्लिक और करो सर। डबल मैं आए करता हूँ इसको। हाँ देखो बाहर तो क्लास कहाँ खत्म होती है और कहां से शुरू होती है ये पता ही नहीं लगता। एक टीचर पढ़ा रहा है, तीसरी क्लास तक आवाज जा रही है। हमने सारे स्टाफ को ये कह दिया कि अभी जब तक कुछ हो नहीं जाता तब तक तो हमें इसी में ही काम करना है, और इसमें हम कैसा बेटर कर सकते हैं वो करें। स्टाफ के लोगों को मैंने एक बात और भी कही थी कि अगर आप यहां पर पूरी मेहनत नहीं करेंगे या नहीं पढ़ाएंगे, आप भूल जाना आपके बच्चे के लिए कोई मेहनत करेगा या वहां उनको पढ़ाएगा। सब जगह आदमी एक जैसे हैं, आप यहां पढ़ाएंगे आपके बच्चे की वहां पढ़ाई हो रही होगी। मेरा एटीट्यूड देख के, मैं जयपुर से मैं अप डाउन करता था, कभी चेहरे पे मतलब उदासी या ऐसा कुछ झलकता ही नहीं था। वो कहते सर आप जयपुर से आते हो ऐसे खुश मिजाज लगते हो। मैंने कहा आप सब लोग हो गए काम करोगे, जितना काम करोगे उतना खुश रहेंगे। उन्होंने साथ काम करना शुरू किया और हमारा रिजल्ट टॉप शहर के अंदर सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल सभी में मिला के सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया। बहुत गुड, बहुत बढ़िया। इस पोजीशन उन्होंने ये कहा, मैंने जैसे उसके बाद कलेक्टर से मिला, एसपी से मिला, एसपी साहब को मैंने कहा कि आप खाली करें इसको। उन्होंने कहा यार हम नहीं कर सकते इसको, और हमारी जमीन है, हमारे को यहाँ पर हमारा ऑफिस खोलना है। उनके भी दरअसल क्या है एएसपी वगैरह के लिए और उनके लिए कोई बड़ी ऐसी जगह नहीं थी, और ये बिल्कुल टॉप की बहुत बढ़िया रोड पर मेन चौराहे पर है ये स्कूल। तो उनको कहा साहब आप खाली तो करा नहीं सकते, आप अगर खाली करा सकते हो तो आज ही करा लो। जब आप खाली नहीं करा सकते, आपके काम नहीं आ रही, हमारे नहीं आ रही, तो आप कम से कम जो खाली जगह पड़ी है उसमें तो कुछ काम करने दें। पहले एक एमएलए साहब थे कांग्रेस के टाइम के, उन्होंने पैसा दिया, उसको काम में नहीं लेने दिया, आपके सिपाहियों ने उसको भगवा दिया। तो मेरी बातचीत से उन्होंने भी वही बात की कि यार अब सरकार को स्कूल बनानी है तो कहीं ऐसी जगह बनानी चाहिए, ये थोड़ी हमारी लेके आपको दे दी, आपके लेके उसको दे दी। मैंने कहा ठीक है सर कुछ नहीं हो सकता, अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब जो खाली जगह पड़ी उसमें तो हमें बनाने दें। तो उससे मैंने मौखिक स्वीकृति ले ली कि आप उसमें खाली जगह पर बनवाना शुरू कर दें। खाली जगह पर ठेकेदार को बुलाया, वो बोला मैं नहीं बनाऊंगा, मेरे को पहले बहुत नुकसान होगा। मैंने कहा मैं दूंगा तेरा 2.5 लाख रुपये अगर तेरा नहीं बनता है तो, लेकिन बनाना तो शुरू कर, कोई नहीं आएगा। एक बार जब काम शुरू हुआ मैंने भी कहा यार बुला के पंडित जी को, मैंने कहा मोहरा जैसे मुहूर्त निकालो कि हमारी ये करनी जो लग रही है यहाँ पर वो कभी बंद ना हो इस स्कूल के लिए। तो उन्होंने साहब मुहूर्त निकाला और हमने वो काम शुरू कराया। वो कमरा बन गया। कमरा बनने से जब पूरा हो उससे पहले ही फिर हमने कहा आप खाली जगह तो और भी पड़ी हुई है इसमें हमारे पास, जहाँ गंदगी आप देख रहे थे अभी। तो मैंने एमएलए साहब से बात करी, एमएलए साहब को कन्विंस किया। उन्होंने कहा ठीक है गुप्ता जी 10 लाख रुपए मैं आपके लिए स्वीकृत कर देता हूँ।
उन्होंने 10 लाख स्वीकृत किए। उसको हमने बहुत ही जल्दी सारी जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी करवा के अपने PWD में भी गया, वहाँ एक्शन से बात करी, सारे नक्शे वगैरह बना के और वो काम हमने शुरू करवा दिया। लेकिन अब बाउंड्री के लिए पैसा नहीं। उन्होंने कहा बाउंड्री, मैंने ठेकेदार को कहा, ठेकेदार इतने दिनों से देखा है मेरे को कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। हमारे वहाँ पानी के लिए बच्चे सामने मस्जिद थी, वो मस्जिद में पीने जाते थे रोड को क्रॉस करके, स्कूल के अंदर पानी की सही व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने कहा चलो पहले मैं शुरुआत करता हूँ, मैं पैसे देता हूँ, और फिर स्टाफ को कहा कि आप भी कुछ देना चाहें तो दे। तो हमारे स्टाफ ने और हमने मिलके पहले तो पिछले साल तो माइक की हमको मुझे लगा प्रार्थना तो माइक से अच्छी होनी चाहिए, तो माइक की चाहिए हमारे को। कोई फंक्शन करते थे तो माइक नहीं था, तो हमारे शहर के भाजपा के अध्यक्ष और हमारी SDMC में मेंबर भी थे, उनसे 2,500 रुपये लिए, वो 7,500 रुपये हम लोगों ने इकट्ठे करके एक माइक ले लिया। और दूसरी बार जब पानी के लिए बात आई तो हमने इकट्ठे किया पैसा। पहले हमने थोड़ा पैसे इकट्ठे किया, लगभग 15,000 रुपये हमने एक रसीद काटी हमारी स्टाफ की। फिर हम बाजार में गए कि आप पैसा दें हम बच्चे को पानी पीने के लिए। पिछले साल मैंने अपने स्टाफ से कहा था तो स्टाफ वाले मेरे को लेके जाते नहीं थे, तो सबको था कि हम अपने ही मिलने वालों के जाएंगे, कल को वो कहेगा यार किसको ले आया जबरदस्ती हमसे 1,000-2,000 रुपये और ले गया ये। इस बार मैंने कहा कि ये जाए चली जाए, मैं खुद जाऊंगा, एक बार बात तो करूंगा। जैसे मैं गया उनको स्टाफ के 2-3 मेंबर को लेके गया और जाके हमने बात शुरू की। बात शुरू करते ही वो सब लोगों ने हमको अप्रिशिएट किया कि सर आप घूम रहे पैसे के लिए, बच्चों के लिए, आप जयपुर से आते हो और ये स्टाफ वाले आजकल तो सरकारी स्कूल में कौन आता है, शहर में कोई जाता नहीं था। हम गए पहली बार तो हमारे को 2,500 2,000 ये ऐसे पैसे मिले, एक दो जगह 5,000 रुपये मिले। फिर हम गए थे श्री महेश जी बंसल के पास। महेश जी बंसल ने कहा कि सर वाटर कूलर के लिए आ रहे हैं, आप ऐसे कीजिए, आप अपने पैसे को किसी और काम में ले लीजिए, वाटर कूलर मैं लगवा देता हूँ और सारा सामान फिटिंग वगैरह टंकी वगैरह सारी चीज मेरी तरफ से। बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ये वाटर कूलर काम में आए। एक दो जगह हमने लगवाए थे वो बंद पड़े, मुझे तकलीफ होती है। मैंने तुरंत उनको कहा सर लाइफ में जब तक मैं जिंदा हूँ, जहां पर भी रहूँ, अगर मुझे ये पता लग जाएगा वाटर कूलर खराब हो गया है, मैं इसको ठीक कराने की गारंटी लेता हूँ। उन्होंने कहा बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके कल ही वाटर कूलर लग जाएगा। फिर मेरे स्टाफ वाले बोले सर आपको कार्ड ढूंढेंगे। हमारी एक स्टाफ मेंबर बोला सर मैं लिख के देता हूँ कि इसकी पूरी लाइफ की गारंटी मैं लेता हूँ, जब तक ये वाटर कूलर यहाँ चलेगा इसको ठीक कराने की जिम्मेदारी मेरी। अब बाउंड्री के लिए हमारे को तकलीफ आई कि जब तक बाउंड्री नहीं तब तक तो सारा मामला बेकार। फिर मैंने शुरू किया, मैंने कहा चलो जो बड़े वाले हैं एक बार चल के तो देखे, ना ही तो करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले गए मारुति वाले के पास। मारुति वाले से कहा हम लोग कर्मचारी हैं, हमारे बॉस तो जब बैठते आप एक बार उनसे बात करें। हुंडई वाले के पास था, उसने ये कहा। मैं दूसरे दिन सीधे कानपुरानी हुंडई के जो मालिक उनके पास गया। मैंने सर आपका शोरूम है उस जगह जहाँ हमारा ये स्कूल है आसपास का, और आपकी एक ड्यूटी होती है, कहना तो नहीं चाहिए पर आपकी ड्यूटी होती है कि चैरिटी में या समाज के लिए जहाँ आप अपना बिजनेस कर रहे हैं कुछ होना चाहिए। उनको हमने बात बताई, हमारे पास रसीद थी, मैंने उनको रसीद दिखाई। मैंने कहा हम खुद पहले शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा है जी मैं खुद वहाँ आऊँगा और मैं देखूंगा आपके लिए क्या चीज़ की मैं दे सकता हूँ। ठीक है साहब, स्वागत है आपका, आप आए। के पोदार जो मारुति के मालिक है उनके वहाँ पहुँच गया, उनको कहा, उनको सारी बात बताई। अकेला ही मतलब समझाने का एक तरीका होता है, हम अगर कोई काम करें और काम को बिल्कुल दिल से करें, अगर हम दिल से कर रहे हैं, अंदर से कर रहे हैं, तो हमारे को कहीं तकलीफ आती नहीं। मैंने तो ये देखा। तो जैसे हम गए तो उन्होंने कहा सर जी आप ऐसा है, आप अपने स्कूल के फोटोग्राफ, आपको रिक्वायरमेंट क्या है? मैंने कहा एक तो बाउंड्री वाला है और बच्चों के लिए टॉयलेट से। बोले ये बाउंड्री वाला और टॉयलेट्स का आप एस्टिमेट बना दें और एक फोटो भिजवा दें, मैं आपको सारा पैसा भिजवा दूंगा। मैंने कहा सर डीओ साहब को कहा, मैंने सर अपने जो रमसा के जी है ना उनसे एस्टिमेट बनवा के दें। उन्होंने टॉयलेट का एस्टिमेट 6.5 लाख रुपए का बना के दिया। मैंने 6.5 लाख रुपए का टॉयलेट बनवाओगे, ऐसे कैसे पैसे लेके आएंगे हम? वो कहेंगे क्या कोई महल में बनवा रहे हो क्या? मैंने उसको तो पटका और मैनेजर साहब के पास गया उनके एक बार। मैंने कहा सर ऐसा है, हम कहाँ बनवाते रहेंगे,
आपके पास बहुत सारा संसाधन है, आप तो खुद अपने संसाधनों से वो बनवा दें, बाउंड्री बनवा दें और टॉयलेट बनवा दें। तो बोले कि मैं बनवा लेता हूँ एस्टिमेट। उन्होंने एस्टिमेट बनवाया, जयपुर भिजवाया। मेरे पास टेलीफोन आ गया पोद्दार जी का कि प्रिंसिपल साहब बताएं कब क्या शुरू करना है, क्या करना है। मुझे लगा कि पता नहीं वहाँ बन पाए नहीं बन पाए, टाइम लगे। तो मैं उस ठेकेदार के पीछे पड़ा, वो जो हमारे कमरा बना रहा था। ठेकेदार को मैं कहा यार तुम्हारे पास इस बार में मान के चलो कोई पैसा नहीं बचाया, तुम अपनी बचत में से ही बना दो बाउंड्री को। कि नहीं साहब हमारे को आगे भी देने पड़ते हैं। मैं मीना जी थे एक्सीडेंट साहब, उनके पास पहुंच गया। मैं साहब ठेकेदार से मैं बाउंड्री बनवा रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दे तो। वो कह रहा है कि सिस्टम है और सिस्टम को हम तोड़ नहीं सकते। तो मैंने कहा आपका सिस्टम को इस स्कूल के लिए थोड़ा सा दूर कर दें। वो हंसने लग गए, बोले यार करो आप करो, बनवाएंगे। फिर ठेकेदार मान गया। उसने कहा कि मेरी बचत इतनी है कि आपके फ्रंट की बाउंड्री में बनवा दूँ। अगर फ्रंट की बाउंड्री उसने बनवा दी, गेट उसने लगा दिया। इसी बीच हमने एमएलए साहब से भी कहा, एमएलए साहब ने हमारे को बहुत हेल्प किया। उन्होंने विधानसभा में कम से कम 10 मिनट तक इस बारे में बात की, ये स्कूल ऐसा है और सरकार को करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैंने लेटर लिखते रख रखे थे कटारिया जी के नाम के, होम सेक्रेटरी के नाम के, चीफ सेक्रेटरी के नाम के। मैंने कहा जब मौका लगे जिसको निकाल के लेटर पकड़ा देंगे, ये काम तो करवाना। तो एक दिन कटारिया जी वहाँ आए टॉप। मैंने एमएलए साहब को टेलीफोन किया, मैं साहब मैं आ रहा हूँ, मैं कटारिया जी से मिलूंगा। अरे यार मैं बात करता हूँ। मैंने कहा आप बात कर लेना, मेरे आने से पहले थे। मैं वहाँ पहुंचा, उन्होंने बात की होगी। अब कटारिया जी के सामने एसपी साहब क्या कहे, गृह मंत्री, उन्होंने कह दिया कि नहीं मैं ना इसको खाली कर दूंगा। अब मैं पहुंचा तो वो तुरंत बोला एमएलए साहब गुप्ता जी मेरी बात हो गई है और ये खाली कर देगा। मैं साहब कुछ लिखा पढ़ी कराओ, इनका भरोसा है कि आज ये कर चलेगा। वो बोले कि नहीं कर देगा। फिर वो कलेक्टर साहब के कमरे में जाने लगे, मैं भी चला, पीछे एसपी साहब भी आ रहे थे। मैंने एसपी साहब को गुड मॉर्निंग। वो बोले गुप्ता जी मैं खाली कर दूंगा, मैंने लेटर चाहिए मुझे। वो ठीक है मैं लेटर दे दूंगा। तो उन्होंने एक लेटर भिजवाया हमारे को कि मेरी यहाँ डिस्पेंसरी चल रही है इस बिल्डिंग के अंदर, उस डिस्पेंसरी के लिए मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं अपनी डिस्पेंसरी पुलिस लाइन में बनवा के और इस बिल्डिंग को खाली कर दूंगा, इसके लिए मैं सहमति प्रदान करता हूँ। मैं फिर मैंने कहा वो करो कुछ आगे कार्रवाई लेटर से नहीं। तो उन्होंने एस्टीमेट वगैरह बनवाया अपनी बाउंड्री के उसके डिस्पेंसरी के लिए और उसका एस्टीमेट मंगवा लिया, नक्शा मंगवा लिया। मैं फिर कलेक्टर साहब के पास पहुंचा, मैं जी इनको पैसे दो तब ये खाली करेंगे। कलेक्टर साहब का 1-2 दिन बाद ट्रांसफर हो गया। बीच में एक कलेक्टर आए, उनका भी हो गया। फिर मैं जो अभी कलेक्टर है इनके पीछे पड़ा, इनको जयपुर से टेलीफोन करवाया। मैंने कहा साहब ये फिर चेंज हो जाएंगे, हमारे को हर रोज नई तरीके से तैयार करके स्टोरी फिर सुनानी पड़ती है, आप प्लीज अपने रहते हुए ये कर जाए। कि इसी बीच एक बिल्डिंग और हमारे यहाँ पे मर्ज की, एक स्कूल को मर्ज किया था कि एसपी को ये वाली बिल्डिंग दे देंगे और इस बिल्डिंग को अपनी को खाली करवा देंगे। अब एसपी मैडम कहती है, उसको लालच आ गया कि ये बिल्डिंग दे रहे तो क्या मेरे को ये नहीं ये वाली चाहिए। हमने कहा वो कैसे दे सकते हैं। फिर कलेक्टर साहब ने मेरे कहा कि आप ऐसे करो, एक बार एसपी से पूछ लो आपकी वो बिल्डिंग लेने को तैयार हो तो वो बिल्डिंग ले ले और हम इसको पैसा दे देंगे इसकी डिस्पेंसरी के लिए। तो मैं एसपी मैडम के पास गया। एसपी मैडम ने आधे घंटे तक मैंने पूरा डिटेल से उनको समझाया। पहले तो वो कहती मैं नहीं खाली करूँगी, बाद में जब उन्होंने समझा तो मैंने कहा मैडम ये जल्दी करो, कोई भरोसा नहीं है ये अभी चेंज हो जाए आप लोगों का। तो उन्होंने तुरंत टेलीफोन किया कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब से टाइम लिया कि हम लोग आपके पास आ रहे हैं। मुझे एसपी साहब, एसपी मैडम और कलेक्टर साहब तीनों ने बैठ के मीटिंग करी, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। कलेक्टर साहब को मैंने कहा साहब मैं उठूंगा जब आप कुछ आश्वासन दो, मैं रोज रोज अपना स्कूल संभालूं के इधर हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो कोई माइनिंग का कोई पैसा आता है जिले में, जैसे वहाँ पर बजरी वजरी का है, और ये माइनिंग का पैसा मैंने जयपुर पता लगाया तो पता लगा कि ये मेडिकल और एजुकेशन 2 ही विभागों में खर्च हो सकता है। तो मैंने उन्होंने कहा साहब ये पैसा आपके पास आ रहा है तो इसमें से आप खर्च कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं लेटर बना के इसको दे दूंगा। मैडम ने भी ये कहा कि आप मेरे पास लेटर आएगा तो मैं इसको स्कूल को खाली करने की कार्रवाई कर दूंगी। एमएलए साहब से भी बात करी, मैडम को भी लालच आ गया। वो मैडम चाचा कि जब इतना ये कर रहे पीछे पड़ रहे खाली करने कुछ तो लो, कि हमारे को स्टोर में भी आपका जो बिल्डिंग है उसमें थोड़ी कम जगह है तो स्टोर के लिए भी हमारे को थोड़ा पैसा और चाहिए।
फिर हमने एमएलए साहब से बात की, एमएलए साहब ने हमारे को सहयोग किया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं 5 लाख रुपए इनको भी स्वीकृत कर देता हूँ अपने वाले कोटे से। तो वहीं जब हम तीनों बात कर रहे थे, वहीं एमएलए साहब से बात करके कलेक्टर साहब ने एसपी साहब की बात करा दी और उन्होंने ये कर दिया। इस दौरान जब हमारे को एसपी ने ये लिख के दे दिया था कि भाई मैं खाली कर दूंगा, तो मैंने कहा ये तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, अपन को बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। तो मैं फिर हमसा वालों के पीछे पड़ गया। मैंने कहा यार हमारे कुछ भी नहीं है और आप हमारे को पैसे जारी करवाए। उन्होंने कहा आपकी डाइस की पोजीशन में, डाइस में तो कुछ नहीं है, खाली है डाइस, है ही नहीं कुछ उसमें। क्या जमीन में? मैंने कहा जमीन की मेरी बात होगी, तब तक हमारे को जमीन अलॉट नहीं हुई थी। उन्होंने कहा पक्का आपको अलॉट हो जाएगी। मैंने कहा आप पक्का अलॉट हो जाएगी। तो उन्होंने वहां से कार्रवाई शुरू की। मैं पीछे पड़ा 2-4-5 दिन में टेलीफोन करता रहा, मैं क्या हुआ। फिर एक दिन मेरे पास टेलीफोन आया, वहां पर एडीए कैलाश जी गुप्ता, क्या अशोक जी कितना पैसे चाहिए? मैंने 1 करोड़। अरे नहीं यार हिसाब से बताओ। तो मैंने एस्टीमेट बनवा रखा था, मैंने कभी भी जरूरत पड़ जाए तो नीचे की 1 फ्लोर के लिए मैंने एस्टीमेट बनवा रखा था और वह एस्टीमेट था 70 लाख का। ये अपने रमसा के ही को पकड़ के बुलवा के उनसे बात करके। अब मेरे साथ प्लस पॉइंट ये रहा कि एक तो मैं जयपुर से आता था, तो जो टॉप के लोग थे, टॉप में जो और अधिकारी थे, उनको लगता है यार ये जयपुर से आके इतनी मेहनत कर रहा है, अब तक किसी ने नहीं की, कुछ काम भी शुरू हो गया था, तो उनका पूरा सपोर्ट मुझे मिलता चला गया। उन्होंने, मैंने कहा साहब नक्शा बनाना है, तुरंत नक्शा बना के दे दिया। एस्टीमेट बनाना है, एस्टीमेट बना के दे दिया। जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में उन्होंने दे दिया। तो मैंने कहा कि चलो मैं बताता हूँ। तो उस के हिसाब से मैंने उनको कहा कि यार 70 लाख रुपए कि अभी फाइल जारी है, बताओ कितना पैसा देना। मैं 70 लाख तो कर ही दो आप। तो हमारे को 70 लाख रुपए भी सेंक्शन होकर आ गए। 6 कमरों के लिए, लेबोरेटरी के सामान के लिए भी कुछ पैसा है, लाइब्रेरी के लिए भी कुछ पैसा है। अभी मैं गया, मैंने कहा यार हमारे को प्रैक्टिकल तो अभी करानी, साइंस भी है हमारी और आर्ट्स में ज्योग्राफी, उर्दू और चित्रकला है। तो साइंस के लिए मैंने कहा प्रैक्टिकल कराने हैं, तो वो पैसा आपका भेजोगे, कमरे बन जाएंगे। तो मैं थोड़ा पीछे पड़ा, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम साइंस लैब का सामान लेने के लिए जो आपको पैसे चाहिए वो हम पहले ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। वहां से सारा स्वीकृत हो गया, ठेकेदार नियुक्त हो गया। ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी करना था, तो जिस दिन मैं आया उस दिन मुझे वर्क ऑर्डर जारी करना था। मैंने उसको टेलीफोन कर दिया, अभी आके मैं वर्क ऑर्डर जारी करूंगा। एसपी, कलेक्टर, एमएलए तीनों ने ये कह दिया मेरे को कि आप वर्क ऑर्डर जारी करें, हम लेटर निकाल रहे हैं एसपी के लिए और एसपी आपको ये अपने अधिकारियों को लेटर निकाल देगी कि जिससे ये बिल्डिंग इनको सरेंडर करने की अनुमति मिल जाए। कल भी दोपहर में मैंने एसपी मैडम से बात की थी, उन्होंने कहा कि गुप्ता जी 1-2 दिन में हो जाएगा काम, आप चिंता नहीं करें। तो इस तरह से फिर वो जो बाउंड्री वगैरह हमने जो बनवाई थी, उसके बाद जो बिल्डिंग की पोजीशन आई, जो गंदगी थी वो ये जो सारी गंदगी थी वो सारी गंदगी हट गई। आ रहा है वीडियो भी है ना सर एक आपका। अब हमें स्कूल का तो हमारा बहुत बढ़िया हो गया, स्टाफ का पूरा सहयोग, जिसको जो काम कह दिया दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ विश्वास भी हमने अपने स्टाफ का जो प्राप्त किया, जैसे कलेक्टर मैडम आई, जिस दिन कलेक्टर मैडम आई इंटरवल के बाद 10-15 मिनट बाद जब वो जाने लगी, तो उसी समय हमारे एक केमिस्ट्री के लेक्चरर और एक सेकेंड ईयर के टीचर स्कूल के अंदर घुसे। उन्होंने, कलेक्टर ने पूछ लिया आप कौन है? कि साहब मैं लेक्चरर हूँ और ये सेकेंड ईयर के। तो उन्होंने एडीएम को कहा ऑर्डर निकालो इनके, इस घर के घर में नौकरी करनी है, खाना खाने के लिए बोला। हम खाना खाने चले गए थे, खाना भी घर का ही खाना है और टाइम भी स्कूल के बच्चों का लेना है। तो मुझे लगा ये तो गड़बड़ होगी, मैंने तुरंत मैडम को रोक दिया। मैंने, मैडम मेरे बहुत अच्छे वर्कर आदमी है, आप इनको ऐसे कैसे कर रहे हैं? अभी ये इंटरवल में भी पढ़ा रहे थे, टॉपिक पूरा होने के बाद गए, 2 मिनट लेट हो गए, लेकिन ये छुट्टी होने के बाद भी रुकते हैं। मैडम ने मेरी तरफ देखा और उनके साथ चलो छोड़ो।
तो स्टाफ को भी लगा कि यार ये आदमी अपनी, और दूसरी चीज जैसे अपन लोगों ने इसमें सीखा भी है, स्थिति यही होती है कि मैं कोई भी स्टाफ का मेंबर अगर जरा सा भी मुझे उदास लगता है, मैं उसके पास जाके उसके पीठ पे हाथ रख के, किस्मत ये कि लगभग लोग मेरे से छोटे ही हैं उस स्कूल में अभी, और उनसे बात करता हूँ, बता यार तेरी प्रॉब्लम है तो क्या है, कैसे उदास हो रहे, और इतना कहते उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और वो उदासी भूल जाता है, कहता नहीं नहीं सर कोई बात नहीं सर, तो काम पे भी लग जाते हैं। और ये जो समझिए कि एक आदत है कि बस काम कैसे होगा मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल सामान्य आपकी तरह से इंसान हूं, मैं केवल काम करना शुरू करता हूं। ये आदत मेरी बचपन से, जब मैथ्स के सवाल करने होते थे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने होते थे, कि जब सवाल पढ़ता तो मुझे पता ही नहीं लगता था कि होएगा कि नहीं होगा, अनिश्चित रहता था, लेकिन जो मेरे को आता था उसको अप्लाई करके उसमें जब मैं शुरू करता था तो वो लास्ट रिजल्ट तक हमारा परिणाम पहुंच जाता था और हमारा सवाल हल हो जाता था। ऐसे ही स्कूल में भी मैंने कहा यार ये करना है, कैसे करना है, मेरे को कोई योजना नहीं थी, कुछ नहीं था, जो मेरे को लगा कि एक बार उधर चलते तो उधर चले गया, एक बार उससे मिलना है तो उधर मिलने चला गया, लेकिन मन पूरा था, बिल्कुल अंदर से ये चाह रहा था कि ये काम हो, और कब वो काम अपने आप आगे बढ़ता चला गया मुझे पता ही नहीं लगा, और रिजल्ट आपके सामने है, और उम्मीद है कि अभी एक और पैसा आ रहा है, वो केवल टॉप शहर के लिए, जैसे मुझे पता लगा टॉप शहर के लिए कुछ पैसा आ रहा है, 1,20,00,000 रुपए का एक एस्टिमेट तैयार करके, और मैंने उसको दिल्ली भिजवा दिया, और मैं उनको ये कह रहा था कि मेरे जाने से पहले इसको डबल मंजिल का हम बना देंगे, आपको केवल अपना काम करना है। स्टाफ को यही कहा हुआ है। SIQ का सर ने बताया तो मुझे लगा SIQ मुझे भी थोड़ा सा जानना चाहिए, मैं भी ज्यादा SIQ के बारे में नहीं जानता, मैंने तो उनको ये कह रखा था स्टाफ के मेंबर्स को कि वो कहते सर इतना लिखना पड़ता है इसमें, और हमारा तो दिन इसको लिखने में ही खत्म हो जाता है, तो मैंने उनको ये कह दिया ठीक है आप कुछ मत बैठ जाओ, आप कहते ना हमारे प्रिंसिपल साहब ने मना कर दिया लिखने से, लेकिन जो बच्चा है अगर अधिकारी उसके पास जाके कुछ पूछे तो उसके मुंह से जवाब निकलना चाहिए, अगर आपके बच्चे से जवाब आ रहा है तो सारी हेडेक नहीं, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपने ये बुकलेट को क्यों नहीं भरा, आपने ऐसे 1 के रिजल्ट को वाह क्यों नहीं डाला, मैंने कहा सारा मैं करवा दिया, लेकिन तो वो भी फ्री हो गए, और उन्होंने अपना जो भी पढ़ाने का काम है। स्थिति देखिए आप, एक टीचर पेरेंट्स मीटिंग में मेरे पास 287 पेरेंट्स आए, एक पेरेंट्स आके बोलता है सर क्या है दूसरी क्लास में आपके कोई बच्चे पढ़ाई नहीं होती है और हमारे बच्चे को कुछ नहीं आता, यार ऐसे हो तो नहीं सकता, मैंने कहा बच्चे को बुला दो, बच्चा आया, उसकी कॉपी मंगवाई मैंने देखा उसकी कॉपी में ऊपर भी टीचर के द्वारा पेन से लिखा हुआ था, और कॉपी लगभग भरी हुई थी, और नीचे बच्चे ने भी लिख रखा था। मैंने उस पेरेंट से कहा मैंने आपने कभी कॉपी देखी है कि अपने बच्चे की, मैं यार देखो ये किसने लिखा है, आपने लिखा है, वो देख के चौंक गया, तो उसको ये लगा कि यार वास्तव में मैं कॉन्फिडेंस था, मैं कहे कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे को कुछ नहीं आया और हमारे टीचर ने कुछ नहीं कराया, और वो देख के वो मान गया कि सर बिल्कुल सही बात है, हम ही ध्यान नहीं देते, मैंने कहा आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ जाएंगे, और ईश्वर ने चाहा तो हो ही जाएगा। अच्छा